Hello friends, Rudra here. So this is the polity section Charter Act of 1833. इसके फीचर्स क्या है देख लेते हैं. It made the Governor General of Bengal as the Governor General of India and vested in him all civil and military powers. सारे प्रशासन और सारी सैन्य शक्ति जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में निहित है, कर दी गई. और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ही डेसिग्नेशन था. अब उसे जो है पूरा कंट्रोल पूरे इंडिया पे दिया गया. दस इट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने क्रिएट किया ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटरी पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. तो पहली बार एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्रिएशन हुआ, जिसकी अथॉरिटी जो है पूरी टेरिटरी, जितने भी ब्रिटिशर्स इंडिया में जितनी भी टेरिटरी पोजेस किए थे डायरेक्टली, उन सब पे राज करने का. द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज नोन एज इंडियन काउंसिल. और इस तरह से देखते हैं 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उन्हें जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं. ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लॉर्ड विलियम बेंटिक. It deprived the governors of Bombay and Madras of their legislative powers. अभी तक क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को जो है सबॉर्डिनेट किया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल, और गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया था. लेकिन अब देखते हैं कि उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, दैट इज लॉ मेकिंग पावर्स, को भी छीन लिया गया और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल में वेस्ट कर दिया गया. एक्सक्लूसिव, केवल उसी के पास लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर्स रही, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास. द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वेयर कॉल्ड रेगुलेशंस. मतलब इस एक्ट से पहले जितने भी लॉज बनते थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, while the laws made under this act were called as acts. So प्रीलिम्स में ऐसे कई सारे जो है स्टेटमेंट्स देके 1 2 3 2 3 ऐसे पूछा जा सकता है. It ended the activities of the East India Company as a commercial body, which became a purely administrative body. It provided that the company's territories in India were held by it in trust for His Majesty's heirs and successors. अब एज ए कमर्शियल बॉडी उसका जो है खत्मा किया गया. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्योरली अब प्रशासनिक एक संस्था बनकर रह गई और उसकी जितनी भी टेरिटरीज हैं वो इस मैजेस्टी किंग और उसके सक्सेसर्स के जो है ट्रस्ट में पोजेस करना, ऐसा जो है इसमें प्रावधान किया गया. द चार्टर, मतलब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ मोनोपोली एकदम से खत्म हो गई, कमर्शियल एक्टिविटी ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म होगी और वो केवल एक प्रशासनिक संस्था के रूप में रह गई जो गवर्न करेगी, जो राज करेगी इन द नेम ऑफ मैजेस्टी किंग ऑफ ब्रिटेन. The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants. मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये अटेम्प्ट किया, मतलब कि इट वाज नॉट सक्सेसफुल. व्हाई? बिकॉज विल सी इट, सफल नहीं हुआ, लेकिन अटेम्प्ट किया टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, कि हर कोई कंपटीशन में बैठ सकता है, जैसे आज हर कोई बैठ जाता है किसी भी कंपटीशन में, फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स. एंड स्टेटेड दैट इंडियंस शुड नॉट बी debarred फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, एनी ऑफिस, एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, कि इंडियंस को जो है उससे वंचित ना रखा जाए, कोई भी डिबार्ड ना हो. However, this provision was negated after opposition from the court of directors. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ये एक्ट था, ये प्रोविजन था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के धुर विरोध करने से जो है, क्योंकि ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव पोस्ट था, जो इंडियन सिविल सर्विसेज था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में. लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आए थे 1793 वगैरह में, तो उन्होंने इसकी सैलरी इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी. प्राइमरी रीजन उसका था कि करप्शन रोकने के लिए. तो सैलरी तकरीबन जो है 15,000 रुपए उस टाइम का थी, उस टाइम का रहता था पर मंथ. तो मतलब इट वॉज वेरी ल्यूक्रेटिव एंड नोबडी वुड लाइक टू गिव अप. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो मर्चेंट्स के जो मालिक थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस जो है इतने ल्यूक्रेटिव पोस्ट पे शामिल हों, तो दे अपोज्ड. दैट्स व्हाई दिस फेल्ड. It provided for the establishment of a law commission for the consolidation and codification of Indian laws. अब यहाँ पर क्या है कि एक लॉ कमीशन का गठन करना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसोलिडेशन कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज. तो जो जितने भी भारतीय कानून थे
जो बनाए गए बाद में, और पहले थे उसका कोडिफिकेशन जो है चालू हुआ इन 1835। लॉर्ड मैकॉले वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। जो पहला लॉ कमीशन कब बना? 1835, और उसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लेवरी सिस्टम वाज इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, कि दास प्रथा जो है उसको जो है गैर संवैधानिक, गैर जो है कानूनी घोषित किया गया थ्रू दिस एक्ट, एंड वाज अबॉलिश्ड इन 1843। तो इस हिसाब से देखते हैं कि 1833 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल फंक्शंस एज ए कमर्शियल बॉडी वो खत्म हुई, वो प्योरली प्रशासनिक बॉडी रह गई, बन के रह गई। ये 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ओपन कंपटीशन, की हर कोई जो है कंपनी में अधिकारी किसी भी रैंक पे जा सकता है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका जो है विरोध किया। हम बाद में देखेंगे 1853 में ये फलीभूत हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए लॉ कमीशन, लॉर्ड मैकॉले थे। और स्लेवरी सिस्टम 1843 जो है वो अबॉलिश हो गया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज जो है कंसर्न्ड अबाउट द स्लेवरी सिस्टम। सो प्लीज go through this video again and again just to remind yourself of the provisions. प्रीलिम्स में आ सकते हैं। थैंक यू। विल सी 1853 चार्टर एक्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो।